हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा से। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान, अध्याय 12 ध्वनि या साउंड और उसका भाग 4। बच्चों, इस अध्याय के पिछले वीडियो सत्र में हमने अध्ययन किया था कि ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाती हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है, इसे ही अनुरणन कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अनुरणन किसे कहते हैं? यह परिभाषा हम सभी को याद रखनी है। अगली बात, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे अवश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग, पराश्रव्य ध्वनि और उसके अनुप्रयोग, सोनार क्या है और साथ ही मानव कर्ण की रचना एवं श्रवण क्रियाविधि। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा पहले टॉपिक अवश्रव्य ध्वनि से। जैसा हमें पता है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पुनः समझें, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मुख्यतः राइनोसेरस गैंडा, हाथी और व्हेल मछली अवश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। यहाँ इस चित्र में देखें कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति जो नीली लाइन दिख रही है, यह श्रव्य ध्वनियां हैं। ये श्रवण परास है मनुष्यों का। इससे कम न्यूनतम सीमा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियां हैं, यह इंफ्रासाउंड के नाम से जानी जाती हैं। वहीं श्रवण परास की अधिकतम आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से उच्च आवृत्ति वाली सभी ध्वनियां अल्ट्रासाउंड के नाम से जानी जाती हैं, जिनका भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है और इसे हम आगे अध्ययन करेंगे। राइनोसिरस या गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली अवश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करके संपर्क स्थापित करते हैं। व्हेल मछली और हाथी भी अवश्रव्य परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखें। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप आने से पहले या भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं
और ये जीवधारी इन्हीं अवश्रव्य ध्वनियों को समझने में, सुनने में सक्षम होते हैं। इसी कारण ये भूकंप आने के कुछ समय पहले ही सतर्क और सावधान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह कुछ प्रजाति के शलभों या मॉथ्स के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं और ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची वाली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार ये स्वयं को पकड़े जाने से बचाते हैं और अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तब दूसरी हेडिंग पर बात करेंगे जिसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि, अल्ट्रासाउंड। आप सभी ने नाम सुना होगा। कैसे परिभाषित करते हैं? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्यों की श्रवण परास की उच्चतम सीमा की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली समस्त ध्वनियां पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहलाती हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पारपाई जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तब बात करनी है पराध्वनि के अनुप्रयोगों की। पराध्वनियां 20 किलोहर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियां अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। आइए जानें कि कहां-कहां पराश्रव्य ध्वनियां और कैसे प्रयुक्त की जाती हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपयोग है सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव। इनमें से जिस वस्तु को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में डुबोते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण इन उपकरणों से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वह वस्तु, वह उपकरण पूर्णतया साफ हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है पराध्वनियों का धातु के ब्लॉकों या पिंडों में दरार और अन्य दोषों का पता लगाने में। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों या पिंडों में दरारों या अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों तथा मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के इन ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष धातु के ब्लॉक में उपस्थित होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं जो दोष की उपस्थिति को प्रकट करती हैं। तीसरा अनुप्रयोग है पराश्रव्य ध्वनियों का
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी में। प्रायः उच्च रक्तचाप की स्थिति में या निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर की अवस्था में या हृदय रोगियों के लिए और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के रोगियों के उपचार के लिए पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसी तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। संक्षेप में इसे ईसीजी कहा जाता है, जिसे ईसीजी उपकरण के माध्यम से तैयार कर कागज पर कुछ इस प्रकार के ग्राफ के रूप में प्रिंट किया जाता है और इन्हीं ग्राफ के मध्य की दूरियों और इनकी क्रमिकता का विश्लेषण करके भिन्न भिन्न रोगों का उपचार चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चौथा अनुप्रयोग है पराध्वनि संसूचक में। और पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। इस संसूचक से रोगी के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय और किडनी या गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यह संसूचक शरीर की असामान्यताएं जैसे पित्ताशय या गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों और वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। और अंतिम मुख्य बात कि पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, कई बार मनुष्यों की किडनी में, मनुष्यों के गुर्दे में कैल्शियम के लवणों और यूरिक अम्ल के डिपोजिशन के कारण पथरी या स्टोन बन जाते हैं। ये स्टोन मूत्रवाहिनी नलियों से सरलता से नहीं गुजर पाते। इनका आकार बड़ा होता है और इसी कारण व्यक्ति को अत्यधिक असहनीय पीड़ा या दर्द होता है। चिकित्सकीय तकनीकी में अल्ट्रासाउंड तरंगें भेजकर ऐसे स्टोन्स को, इन पथरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसके कारण ये सरलता से मूत्रवाहिनी द्वारा गुजर जाती हैं और शरीर से बाहर निकल जाती हैं। यह भी शॉकवेव लिथोट्रिप्सी के नाम से जानी जाती है यह तकनीक, और जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा आज का सोनार, SONAR। ये 4 शब्द जो सोनार में 4 अक्षर उपस्थित हैं, 4 वर्ण हैं, चारों लेटर एक बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप हैं। इनका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में प्रायः मिला करता है सोनार का सही पूरा नाम लिखिए, अथवा दिए गए 4 ऑप्शन में से सोनार का सही
पूरा नाम है, तो हमें ध्यान रखना है सोनार शब्द का पूरा नाम है क्या? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। आइए जानें कि सोनार कैसे कार्य करता है। सोनार में एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज की तली में लगाया जाता है। इन दोनों चित्रों में देखें, इस जहाज की तली में यहां पर ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं जिन्हें नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। इन संसूचकों से पराश्रव्य ध्वनियां निकलती हैं जो जल के अंदर जाकर तली में या किसी भी एक भाग में उपस्थित ऑब्जेक्ट, कोई चट्टान, हिमशैल, क्षतिग्रस्त पनडुब्बी या उसके भाग अथवा अन्य ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस इसी उपकरण में लगे रिसीवर या संग्राही तक पहुंच जाती हैं। यह रिसीवर इन संकेतों को ग्रहण करके उनका समुचित विश्लेषण करता है और इसके पश्चात हम गणना के द्वारा उस ऑब्जेक्ट की दूरी और स्थिति का पता लगा लेते हैं। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है और प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में उपस्थित पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिनकी समुचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है और जल के अंदर उपस्थित उस वस्तु की दूरी और स्थिति की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे यह ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। यदि पराध्वनि संकेत के प्रेषण और अभिग्रहण का समय अंतराल t है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल v मानी जाए, तब सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। नाव की तली से उस पिंड तक की दूरी d, जिसमें प्रेषित्र से परावर्तित तरंगें जाती हैं और उससे टकराने के पश्चात पुनः संसूचक तक वापस आने की दूरी d। इस प्रकार इस कुल दूरी को क्या माना गया है? 2d। और 2d इज इक्वल टू v इंटू t से बात की जाती है दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लें तो इसी विधि को प्रतिध्वनिक परास कहते हैं। तब बात करनी है सोनार के उपयोग की। सोनार तकनीकी का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल खंडों या प्लावी बर्फ तथा डूबे हुए जहाज इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा सोनार का प्रमुख उपयोग। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया करता है, आइए जानें इसका उत्तर क्या होगा। चमगादड़
अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। वस्तुतः चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन्हीं परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहां पर है और इस प्रकार का पारपाइज तथा डॉल्फिन मछलियां भी अंधेरे में संचालन और भोजन की खोज में पराध्वनियों का उपयोग करती हैं। अब आज का हमारा अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है मानव कर्ण की रचना। और मानव कर्ण की रचना पढ़ने के पूर्व हम जाने कि हम कैसे सुन पाते हैं। हम एक अति संवेदी श्रवणेंद्री की सहायता से सुन पाते हैं, जिसे कान या कर्ण कहते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और उनके विश्लेषण के उपरांत हमें कोई भी ध्वनि सुनाई देती है और समझ में आती है। यह है हमारे कान की संरचना। मानव में कान के या कर्ण के प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण के अंतर्गत ये पहला आर्गन आता है जिसे कर्ण पल्लव कहते हैं, और दूसरा हिस्सा ये जो नलिकाकार भाग है इसे हम श्रवण नलिका के नाम से जानते हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य कर्ण के अंतर्गत। बीच का यह हिस्सा मध्य कर्ण कहलाता है। मध्य कर्ण में मुख्यतः 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक पाई जाती हैं, और इन्हीं के साथ उपस्थित होता है कर्णपट्ट या कर्णपटल कहते हैं। कान का तीसरा भाग है जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में प्रमुख रूप से श्रवण तंत्रिकाएं और कर्णावर्त होते हैं। आइए जानें हमारा कान किस प्रकार कार्य करता है और ध्वनियां हमें कैसे सुनाई देती हैं। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष में के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बाहरी कान कर्णपल्लव कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है तथा एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से होती हुई मध्य कर्ण तक पहुँचती है। श्रवण नलिका के एक सिरे पर पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीडन कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर आने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है और इस प्रकार कर्णपटह लगातार कंपन करने लगता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई तथा वलयक इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। मध्य कर्ण में ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर दिया जाता है। आंतरिक कर्ण में या अंतःकर्ण में कर्णावर्त
द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसके पश्चात इन संकेतों को मस्तिष्क की ओर भेजा जाता है, जो इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या और विश्लेषण करता है। इसी के पश्चात हमें यह ध्वनि सुनाई देती है। आइए, जाती हुई ध्वनि बाह्यकर्ण से चलकर एकत्रित हुई और नलिका से गुजरकर मध्यकर्ण तक पहुंचती हैं। यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और तब ये भेज दी जाती हैं अंतःकरण की ओर। अंतःकरण में यह ध्वनि तरंगें विद्युत तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं और यहाँ से मस्तिष्क की ओर भेजी जाती हैं, जहाँ इनका समुचित विश्लेषण होकर के और हमें ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं एवं समझ में आती हैं। तब आइए जानें हमने आज क्या सीखा। श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्यता की परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। हमने जाना कि सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल खंडों तथा डूबे हुए जहाज़ों इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर बारी आएगी महत्वपूर्ण प्रश्नावली की और इस अध्याय के प्रमुख प्रश्नों में यह 3 आपके समक्ष हैं, जिनकी तैयारी हमें करनी है अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और इस पूरे पाठ और शीर्षक के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न, सोनार क्या है, इसकी कार्यविधि एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। दूसरा, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तीसरा, मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। इन सभी प्रश्नों का विधिवत और विस्तार पूर्वक वर्णन आज के इस वीडियो सत्र में हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों का व्यवस्थित उत्तर लिख पाएंगे और अपना अध्ययन पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।